अच्छा गाइस, तीसरी तरह की जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो एक्स एफिशिएंसी है। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्स एफिशिएंसी क्या होती है? एक्स एफिशिएंसी अकर होती है व्हेन बिजनेसेस आर मिनिमाइजिंग देयर वेस्ट। जब वो अपनी वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, यानी देर आर नो एक्सेस कॉस्ट, अननेसेसरली कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, यानी वेस्टेज नहीं हो रही। और ये कब होता है? दिस अकर्स व्हेन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी जब भी एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर प्रोडक्शन हो रही होगी एक्स एफिशिएंसी होगी। अच्छा, मैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व की बात नहीं कर रहा, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व पे आप तभी पहुँचते हो जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनकर करते हो। हम उसकी, मैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक्स एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर हो, उसका मतलब है कि आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो देयर इज़ नो वेस्टेज। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम देखें Q1 यूनिट्स, ठीक है ना, तो Q1 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट A है, दैट इज C1। C का अल्फ़ाबेट डिनोट किया जाता है कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। C1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग Q1 यूनिट्स। ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज़ द लोएस्ट, ये तो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट पॉइंट होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो अगर फर्म C1 कॉस्ट इनकर कर रही है तो एटलीस्ट वो क्या है? एक्स एफिशिएंट है। अगर फर्म एक्स इनएफिशिएंट होती तो वो प्रोड्यूस कर रही होती एट अ हायर पॉइंट, यानी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, तो वो कितनी कॉस्ट इनकर कर रही होती? C2। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है C2 माइनस C1 यानी B माइनस A, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स इनएफिशिएंसी। सो एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब होता है फर्म्स वेस्टेज कर रही हैं, दे आर नॉट यूजिंग द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से दे आर प्रोड्यूसिंग अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखें एट Q1 द बिज़नेस, अगर हम Q1 को देखें, एट Q1 द बिज़नेस इज़ नॉट लार्ज इनफ टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। इतना बड़ा नहीं है, अब इसको इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हुई है कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो। अभी बहुत सारी पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाकी हैं, देखें बहुत सारी पोटेंशियल बाकी हैं, लेकिन द बिज़नेस को स्टिल मिनिमाइज देयर वेस्ट। अब फिर भी वो अपने वेस्ट को मिनिमाइज कर रही है और मिनिमाइज कर रही है अपनी कॉस्ट को बाय प्रोड्यूसिंग ऑन देयर एवरेज कॉस्ट कर्व। एटलीस्ट वो अपने एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर प्रोड्यूस करें। तो देयर इज़ अ कंपेटिटिव ड्राइव दैट इज फोर्सिंग द बिजनेसेस टू प्रोड्यूस ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन दे आर यूजिंग द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, अदरवाइज दे वुड हैव प्रोड्यूस अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, तो एक्स इनएफिशिएंसी होती। So if this business was X inefficient, production would take place above the average cost curve, let's say at C2 at point B। ठीक है जी, खैर, तो ये तो एक बात हो गई। तो जब हम एक्स एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर्स को लोअर कॉस्ट एडवांटेज ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस, दिस विल इंक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस, इंक्रीज इन कंज्यूमर वेलफेयर। प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा बिकॉज लोअर दे वुड बी इनकरिंग अ लो कॉस्ट होगी ना, क्योंकि अदरवाइज वो एक्स इनएफिशिएंट होते तो उनकी कॉस्ट C2 होती, अभी उनकी कॉस्ट C1 है। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली दिस विल मीन हायर प्रॉफिट्स एंड अ हायर मार्केट शेयर विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म पोजिशन इन द मार्केट। अब अगर फर्म्स जो हैं वो एक्स इनएफिशिएंट हैं, दैट इज़ दे आर प्रोड्यूसिंग अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, तो एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब होता है देयर इज़ वेस्टफुल एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ अ प्रोडक्टिव स्लैक। तो उसको प्रोडक्टिव स्लैक का वर्ड आप यूज़ करोगे विच इज़ रिप्रेजेंटिंग वेस्टफुल एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्टिव स्लैक। एक्स इनएफिशिएंसी क्यों इनकर होती है? एक्स इनएफिशिएंसी इनकर होती है बिकॉज इन मोनोपली स्पेशली बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपेटिटिव ड्राइव। अब क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपेटिटिव ड्राइव, इट रिजल्ट्स इनटू कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी का वर्ड आएगा तो कंप्लेसेंसी अकर हो जाती है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से एक्स इनएफिशिएंसी अकर होती है। बिकॉज द पॉइंट इज़ के देखें, बात यह है कि अगर कंपटीशन नहीं है, लेट्स से अगर कंपटीशन नहीं है, तो फिर भी अगर ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर भी हम अपनी कॉस्ट जानबूझ के ज़्यादा रखें, हम रिड्यूस करने की कोशिश ही ना करें, हम C2 पे प्रोड्यूस करें, ये तो कोई बात ही नहीं, डजंट मेक सेंस बिकॉज इवन मोनोपलीज वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स ना। तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी एवरेज कॉस्ट के ऊपर ही प्रोड्यूस करें ना। मतलब अगर आप अननेसेसरली अपनी कॉस्ट ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? सो वैसे तो इट डज नॉट मेक्स एनी रैशनल सेंस टू अलाउ इन एक्स इनएफिशिएंसी टू अकर इफ़ मोनोपलीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। रैशनल सेंस नहीं बनाता ये, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मोनोपलीज ही फंस जाती हैं। उसकी वजह ये है कि एक्स इनएफिशिएंसी इज़ नॉट ईजी टू रिड्यूस। आसान नहीं होती एक्स इनएफिशिएंसी ख़त्म करना, बिकॉज कॉस्ट को कट करना आसान नहीं होता, कहना मैं ये चाह रहा हूँ। बिकॉज एक्स मतलब वेस्टफुल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वी नीड टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट और मे बी द पर्क्स दैट वी आर गिविंग टू वर्कर्स और मे बी द वेजेस और मे बी मेक सम ऑफ द वर्कर्स रिडंडेंट विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबिलिटी नहीं है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो तो इतना पॉपुलर नहीं होता कॉस्ट को इस तरीके से काट, मतलब वेस्टफुल कॉस्ट को काटना, पर्क्स कम करना। तो ऑल्दो येस द कंपेरेटिव ड्राइव इज़ लैकिंग, मोनोपली में जस्ट अलाउ एक्स इनएफिशिएंसी टू कंटिन्यू। तो मोनोपली फिर कहती है चलो यार एक्स इनएफिशिएंसी कंटिन्यू करने दो। क्यों? वो उन वैसे भी वो कहते हैं कंपेरेटिव ड्राइव तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, कंपटीशन वैसे भी नहीं है, तो कोई इंसेंटिव तो है ही नहीं
एवरेज कॉस्ट को अननेसेसरीली C1 पे लाने का। वो कहते हैं C2 पे चल रही है, चलने तो C2 C1 पे नहीं ला रहे, क्यों? क्योंकि वैसे ही कंपटीशन नहीं है, और वैसे भी वो कहते हैं ये बड़ा अनपॉपुलर सा एक तरीका है वर्कर्स की वेजेस गिरा देना। तो वो कहते हैं सिंस रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट इज़ नॉट ईजी, और वो अनपॉपुलर है, इसलिए कहते हैं चल रहे दो। इसलिए मोनोपोलीज में एक्स इनएफिशिएंसी आ रही होती है, ये एनालिसिस में लिखना। तीसरा जो सिचुएशन है एक्स इनएफिशिएंसी क्यों आ रही होती है, एक्स इनएफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर फर्म्स में भी आ रही होती है, स्टेट के फर्म्स में। ज़रूरी नहीं है वो मोनोपोलीज हो, बट स्टेट के फर्म्स में आ रही होती है, बिकॉज उनको वैसे भी प्रॉफिट तो कमाना नहीं होता, उनका तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता। तो हैंस एक्स इनएफिशिएंसी में क्रीप इन, सही है ना। एज अ रिजल्ट एक्स इनएफिशिएंसी इसलिए भी आ रही होती है अगर फर्म्स के अंदर देयर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर उनको मोटिवेशन नहीं है तो वर्कर्स विल नॉट रिड्यूस द कॉस्ट, दे विल अलाउ वेस्टेज टू क्रीप इन, इसलिए भी एक्स इनएफिशिएंसी आ रही होगी। एक्स इनएफिशिएंसी देखा गया है कि मोनोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर में आती है, ओलिगोपोलीज के अंदर भी आती है, ठीक है। एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब ही यही है कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन द चीपेस्ट पॉसिबल वे, तो देयर इज़ वेस्ट, राइट, बिकॉज ऑफ अ प्रोडक्टिव स्लैक। लेकिन ज़रूरी नहीं है मोनोपोली में आ रही हो। मोनोपोली अगर है मार्केट, लेकिन अगर वो मोनोपोली मार्केट कंटेस्टेबल है तो वहाँ पे पोटेंशियल कंपटीशन एक्स एज एक्चुअल कंपटीशन, सो देयर इज़ अ ड्राइव टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है ना। तो मोनोपोली का तो एवेल्यूएशन में लिख सकते हो कि भाई ज़रूरी नहीं है मोनोपोली में एक्स इनएफिशिएंसी आ रही हो, अगर कंटेस्टेबल है तो नहीं आएगी, ठीक है। तो एक्स इनएफिशिएंसी के अंदर आप मेन बात क्या लिखेंगे, एक्स इनएफिशिएंसी में लिखेंगे लैक ऑफ रियल कंपटीशन। देयर इज अ लैक ऑफ रियल कंपटीशन में गिव अ मोनोपोलिस्ट अ वीक इंसेंटिव। वो एक उनको इंसेंटिव ही नहीं होगा, वीक इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन न्यू आइडियाज़ और कंसिडर कंज्यूमर वेलफेयर। तो वो बोलेगा यार मैं क्यों अननेसेसरी कॉस्ट कम करूँ, हैंस द एवरेज कॉस्ट इज हायर एज अ रिजल्ट, ठीक है जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्स एफिशिएंसी की बात करें तो एक्स एफिशिएंसी दरअसल एक कंपेटिटिव प्रेशर है, सही है ना, दैट कॉजेज द फर्म्स टू कंबाइन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिममली कंबाइन करें ताकि ताकि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एलिमिनेट कर सकें, एंड देन वी प्रोड्यूस ऑन द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कर्व। प्रोड्यूसिंग ऑन द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कर्व का मतलब है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट ए इंस्टेड ऑफ पॉइंट बी। इसका मतलब ये है लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कर्व, बिकॉज ऑब्वियसली पॉइंट बी पे एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे एक्स एफिशिएंसी और एक्स इनएफिशिएंसी में। और जहाँ तक बात ओलिगोपोलीज की है, तो ओलिगोपोलीज के अंदर आप ये एनालिसिस लिख सकते हैं कि ओलिगोपोलीज में क्या होता है। वी नो कि ओलिगोपोलीज के अंदर कार्टल्स जो है ना वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड और कार्टल्स जो हैं दे कैन बी एक्स इनएफिशिएंट। तो आप क्या लिखेंगे कि कार्टल्स कैन बी एक्स इनएफिशिएंट बिकॉज दे कैन एक्चुअली become complacent and lazy in the production process, allowing the waste to creep in. And then the cost is basically in excess of the average, more than the average cost curve. So जो भी क्वांटिटी कार्टेल प्रोड्यूस कर रहा होगा उस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा ही होगी, इट विल बी अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि कंज्यूमर्स विल सफ़र फ्रॉम हायर प्राइसेस एंड लोअर कंज्यूमर सरप्लस। वरना अगर हम वेस्ट को या एक्सेस कॉस्ट को एरेडिकेट कर देते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो कंज्यूमर वेलफेयर बेसिकली रिड्यूस होगा। तो कार्टल्स की तुम बात कर सकते हो कि कार्टल्स जो है वो एक्स इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। तो ये था आपका बेसिकली एक्स एफिशिएंसी और एक्स इनएफिशिएंसी का डायग्राम। बाकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो है वो माइक्रो की बुकलेट के अंदर भी दी हुई हैं, वहाँ से कर लेना। अब नेक्स्ट जो है मैं डायनामिक एफिशिएंसी शुरू कर रहा हूँ।